हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के शर्मा 620 में। तो हमने पहले 3 पार्टों में देख लिया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। अब ये नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जानते हैं। तो इनमें से जो पहली है वह है, देखो, हमने सिंधु घाटी सभ्यता की शहरीकरण की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। तो उसमें एक विशेषता रह गई थी, नगर के 3 भाग। सिंधु घाटी सभ्यता में नगर के 3 भाग थे। उनमें से कौन कौन से वो देखते हैं कि 2 भाग कौन से थे, 1 भाग कौन सा था, वो 3 भाग कौन कौन से थे। उनमें है, जैसे पहला है 2 भाग, नगर के 2 भाग। 2 भाग कौन कौन से थे, वो है पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। कौन से? पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग। और ये है कहाँ से मिले, ये कहाँ पर पाए जाते थे? ये भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इन दोनों स्थलों में ये सबसे ज्यादा नगरीकरण के साक्ष्य मिले हैं, जिनमें 2 भाग थे नगरीकरण के, पश्चिमी और पूर्वी। और नेक्स्ट जो है एक भाग कौन से स्थल पे पाया गया है, यह देखते हैं। तो यह है चनुदड़ो है, उसमें एक भाग पाया गया है नगरीकरण का। और लोथल जो गुजरात में है, जो गोदीवाड़ा भी है, वहां पे पाया गया है एक स्थल। और जो नेक्स्ट है 3 भाग कहाँ से पाए गए हैं नगरीकरण के, कि नगर 3 भागों में विभक्त था। कौन कौन से भागों में विभक्त था, वह देखते हैं। 3 भाग यह है दुर्गीकृत, जो दुर्ग में अंदर रहते थे उन्हें दुर्गीकृत कहते हैं। और मध्य जो बीच का भाग था वह, और जो अदुर्गीकृत, जहाँ पे सामान्य जनता रहती थी, वहां पे यह 3 भागों में वर्गीकृत था, दुर्गीकृत, मध्य और अदुर्गीकृत। तो यह कहाँ पाया गया है, यह धौलावीरा में पाया गया है। धौलावीरा जो स्थल है वहां पे ये तीनों भाग पाए गए, त्रिभाग नगरीय व्यवस्था पाई गई वहां पे। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब इसमें हमने शहरीकरण की विशेषता देख ली। अब हम यहाँ पे जो व्यवसाय क्या था, किस प्रकार के वो व्यवसाय करते थे, उनके बारे में देखते हैं। तो उनमें कृषि पहला व्यवसाय तो इनका व्यापार था, जो हमें इनके व्यापारिक संबंधों से पता चलता है कि विदेशी यातायात करते थे, आयात निर्यात करते थे। और नेक्स्ट जो सेकंड व्यवसाय था इनका, महत्वपूर्ण व्यवसाय, वह क्या था? कृषि था। कृषि व्यवस्था। तो कृषि व्यवस्था के बारे में हमें कैसे पता चलेगा? कृषि व्यवस्था के बारे में पता चलेगा कैसे, कि यहाँ पे जो अवशेष मिले हैं, जुते हुए खेत के अवशेष, कहाँ से? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के अवशेष कालीबंगा से मिले हैं, जहाँ पर दोहरे जुते हुए खेत मिले हैं, 2 बार जुताई हुई ऐसे खेत मिले हैं। और यहाँ से कालीबंगा से हल के जो फाल आता है उसका अवशेष भी, साक्ष्य भी मिला है। कहाँ से? कालीबंगा से। और बनावली से भी हमें मिट्टी का एक हल मिला है, जिससे ये पता चलता है कि यहाँ पे खेती होती थी। और यहाँ पे जिस फसल की बुआई की जाती थी, या जिस फसल के साक्ष्य मिले, उनमें से जो फसल है वो है एक जो चना के साक्ष्य भी यहाँ कालीबंगा से मिले हैं। और सरसों के साक्ष्य भी कालीबंगा से हमें प्राप्त हुए हैं। तो हमने देखी कृषि व्यवस्था में जुटे हुए खेत के हमें साक्ष्य मिले, कहाँ से? कालीबंगा से। और कालीबंगा से हमें दोहरा जुता हुआ खेत मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ पे पहले कृषि होती थी, यहाँ के लोग पहले कृषि करते थे। और नेक्स्ट जो साक्ष्य मिला है हमें, हल का साक्ष्य मिला है, हल के फाल का साक्ष्य मिला है, जो है कालीबंगा से मिला है। और बनावली हरियाणा में पड़ता है, वहां से हमें जो मिट्टी का हल है उसका साक्ष्य मिला है। और यहाँ पे 2 प्रकार की खेती होती थी, उनके साक्ष्य मिले, चना और सरसों के साक्ष्य हमें यहाँ से मिले हैं। और भी कुछ फसलें हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी या किनकी खेती की जाती थी। उनमें से महत्वपूर्ण फसलें जैसे जले हुए या भुने हुए चावल के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिले। कालीबंगा स्थल से, जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, वहां से हमें चावल के भुने हुए, जले हुए कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिनसे यह पता चलता है कि यहाँ पे चावल की खेती होती थी पहले। प्रमुख फसलों में और भी कुछ फसलें हैं जो यहाँ पे मतलब उगाई जाती थी। उनमें से हैं जैसे जौ है, गेहूं है, चना है, सरसों अभी मैंने आपको बताई है, चना सरसों, राई है, कपास है। ये प्रमुख फसलें थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में यहाँ उगाई जाती थी या फसलें प्राप्त की जाती थी। उनमें से जैसे कपास है, यह कपास हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। कपास को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि
इस कपास का एक नाम और है सिंडोन। कपास को सिंडोन नाम से जानते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के आसपास बोई जाती थी, इसलिए इसको सिंडोन नाम से भी जानते हैं। और ये जो कपास है, कपास को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। तो हमने देखा फसल कौन कौन सी थी इसमें, चावल के साथ से मिले हमें कालीबंगा से चावल के साथ से मिले हैं। और प्रमुख फसलों में जो गेहूं, चना, सरसों, राई, कपास के हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। और नेक्स्ट है कि यहाँ पे यातायात होता था, विदेशों से संपर्क थे या नहीं थे, विदेशों से संबंध थे या नहीं थे, इसके साक्ष्य में यातायात या निर्यात से पता चलता है, आयात निर्यात से, कि विदेशों से कौन सी वस्तुएं यहाँ पे आती थी और यहाँ से कौन सी वस्तुएं विदेश में जाती थी। तो इनमें हम देखते हैं आयात और निर्यात के साथ से आयात और निर्यात में क्या क्या मिले हैं, कौन सी चीज़ों का यहाँ पे आयात होता था और कौन सी चीज़ें यहाँ से निर्यात होती थी, वस्तुएं यहाँ से निर्यात की जाती थी विदेशों में। तो उसमें पहले हम देखते हैं आयात में सबसे अधिक मात्रा में सोना कर्नाटक कोलार, सबसे अधिक सोना कर्नाटक कोलार से आयात किया जाता था। और जो चांदी है, चांदी ईरान और अफगान से आयात की जाती थी। चांदी कहाँ से? ईरान, अफगान से आयात की जाती थी। और यहाँ पर मध्य एशिया से भी आयात किए जाते थे कुछ वस्तुएं। और जो तांबा है, तांबा कहाँ से आयात किया जाता था? ये तांबा है जो खेतरी, जो झुंझुनू में पड़ता है हमारे राजस्थान में। और गणेश्वर और ईरान, यहाँ से तांबा का आयात किया जाता था। मतलब तांबा जो वस्तु थी वह यहाँ से आती थी यहाँ पे। और जो नीलमणि है, नीलमणि यह एक बहुमूल्य मुद्रा है जो कहाँ से प्राप्त होती थी, कहाँ से आती थी? यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में महाराष्ट्र से नीलमणि का आयात किया जाता था। और जो वेदरियो है, यह बलूचिस्तान, अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। और हरितमणि, यह भी एक बहुमूल्य मुद्राई है जो कहाँ से आयात की जाती थी? गुजरात से यह आयात की जाती थी। और निर्यात, आयात हम देखिए कौन कौन सी वस्तुओं का यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में आयात किया जाता था। बाहर से, विदेशों से मंगवाई जाती थी, व्यापारी लाते थे। तो ये कौन कौन सी वस्तुएं? सोना जो सबसे ज्यादा कोलार कर्नाटक से आता था। और जो चांदी है वह ईरान और अफगान से आती थी। और तांबा जो खेतरी, गणेश्वर और ईरान से तांबे के कुछ वस्तुएं आती थी या तांबा आता था। और नीलमणि जो महाराष्ट्र से आयात होती थी। और वेदुरी और बदख्शां जो अफगानिस्तान में स्थित है वहाँ से आता था। और हरितमणि जो गुजरात से आयात की जाती थी। अब हमने आयात की तो देख ली है, लेकिन हमारे जो सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर जो निर्यात के भी अवशेष मिले हैं कि यहाँ से विदेशों में कुछ वस्तुएं निर्यात की जाती थी। तो उनके साथ से मिले, जिनमें से निर्यात में आते हैं वस्त्र सिंधु घाटी सभ्यता से वस्त्रों का निर्यात के अवशेष मिले कि यहाँ से वस्त्र विदेशों में जाते थे। और मिट्टी के जो बने हुए बर्तन थे वह विदेशों में जाते थे। और जो श्रृंगार प्रसाधन के जो सजने संवरने के सामग्री है वह भी यहाँ से विदेशों में निर्यात की जाती थी। और मन के जो मणि होते हैं वह भी विदेशों में निर्यात की जाती थी। तो हमने आयात देख लिया, निर्यात देख लिया। निर्यात में वस्तुओं में कौन कौन से? वस्त्र, मिट्टी के बर्तन, श्रृंगार प्रसाधन और मनके। यह जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विदेशों में निर्यात करते थे। और अब इनके बारे में ये, जब आयात निर्यात होता था तो ऐसा भी होता होगा कि यहाँ से विदेशों में कुछ संपर्क या संबंध होंगे। तो इनके बारे में जानते हैं कि विदेशों से किन किन देशों से संपर्क थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो उनमें से देखते हैं हम। पहला जो संपर्क है मेसोपोटामिया से भी सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध बताया गया है। और जो ईरान है, ईरान से भी संबंध है क्योंकि यहाँ से भी आयात निर्यात किए जाते थे। और सुमेर जो बेबीलोन में स्थित है वहाँ से भी इनका संबंध बताया गया है। और ऊर से भी सिंधु घाटी सभ्यता का संपर्क बताया गया है। और जो आसमान है, तेल आसमान से, वहाँ से भी संबंध है। मिस्र से भी संबंध बताया गया है। और मध्य एशिया से भी संबंध बताया गया है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है यहाँ के लोग यहाँ जो मध्य एशिया से भी संपर्क करते थे।
और जैसे मेसोपोटामिया में भी कुछ साक्ष्य मिले, साहित्य मिले हैं, उनसे पता चला है कि यहाँ पे इससे भी संबंध थे सिंधु घाटी सभ्यता के। तो उनमें जैसे मेसोपोटामिया है, यहाँ के साहित्य में बार बार मेलवा शब्द, जो मेलवा शब्द है उसका प्रयोग हुआ है, जो किसके लिए हुआ है, हड़प्पा के लिए। जो मेलवा शब्द है मेसोपोटामिया में, मेलवा शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, जो हड़प्पा सभ्यता के लिए प्रयोग हुआ है। मेलवा शब्द का संबंध हड़प्पा के दिलमुन बंदरगाह से भी बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो मेलवा शब्द है इसका संबंध जो हड़प्पा का दिलमुन बंदरगाह है, इससे बताया जाता है कि इसका संबंध कुछ ना कुछ संबंध इसका इस दिलमुन बंदरगाह से था। आगे देखते हैं हम यहाँ से जो खुदाई में साक्ष्य मिले, किस प्रकार के बर्तन मिले, उन बर्तनों के बारे में जानकारी देखते हैं। तो कुछ मर्तबांड मिले हैं बर्तन जिनका रंग कैसा है, मर्तबांडों का रंग कितना है, कैसा है, लाल है। लाल रंग के मर्तबांड मिले हैं। और जो किस आकृति के ज्यामितीय चित्र बने हुए हैं, उन मर्तबांडों पे ज्यामितीय चित्र बने हुए हैं। जो चिन्ह है ज्यामितीय चित्र मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यहाँ पे ज्यामितीय आकृति के जो चिन्ह थे वो मिले। लाल मर्तबांड, उनका रंग था लाल। और लोथल स्थल है, वहां से में क्या प्राप्त हुआ है, लोथल स्थल से चालाक लोमड़ी की कहानी का चित्र मिला है। एक चित्र मिला है लोथल से खुदाई में, जो चालाक लोमड़ी के कहानी का चित्र है। और जो मोहनजोदड़ो है, वहां से एक नाव तथा तराजू के चित्र वाले मर्तबान मिले हैं। यानी बर्तनों पे नाव और तराजू के चित्र छपे हुए हैं। उनसे पता चलता है कि यहाँ पे यातायात भी होता था, और मतलब तुला जो तोल का भी कार्य किया जाता था। अभी आगे देखते हैं हम जो समाधान, जो दाह संस्कार की प्रणाली थी वो कैसी थी, किस किस प्रकार की थी, और कौन कौन से स्थलों में किस प्रकार की थी, उसके बारे में हम देखते हैं। जो समाधान प्रणाली है इसके बारे में, तो समाधान प्रणाली जो हड़प्पा सभ्यता है, इसमें जो सिर है वह ऊपर की तरफ होता था, और जो पैर है वह दक्षिण की तरफ होते थे। ऐसे होते सिर ऊपर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ। तो यह इस संस्कृति को आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और ये इसके कंकाल मिले उनसे पता चलता है कि उनके सिर ऊपर की तरफ थे और पैर नीचे की तरफ थे हड़प्पा सभ्यता में। और यहाँ पे जलाने और दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। जो हड़प्पा सभ्यता है उसमें जलाने और दफनाने, शवों को जलाने और दफनाने की दोनों प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। वहां पे शवों को जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। ठीक है, अब देखते हैं आगे हड़प्पा जो स्थल है, यहाँ पे जो मानव कंकाल मिले खुदाई में, जो अवशेष मिले, उनमें दक्षिण की तरफ तो उनका सिर होता था और उत्तर की तरफ उनके पैर होते थे। दक्षिण की तरफ उनके सिर होता था और उत्तर की तरफ उनके पैर होते थे। तो यहाँ पे केवल दफनाने की प्रथा प्रचलित थी। कौन सी? दफनाने की। शवों को जलाया नहीं जाता था, दफनाया जाता था। यानी यहाँ पे पूर्ण समाधान किया जाता था। ठीक है, आगे हम देखते हैं लोथल। जो लोथल स्थल है यहाँ पे पूर्व और पश्चिम, जैसे यहाँ पे पूर्व और पश्चिम, पूर्व में सिर मिले हैं, जैसे वहां पे जो कंकाल मिले हैं उनका सिर पूर्व की तरफ था और जो धड़ थी, जो पेड़ थे वह पश्चिम की तरफ मिले हैं। तो यहाँ पे एक और अवशेष मिले हैं युग्म समाधान। यहाँ पे युग्म समाधान है सती प्रथा का भी प्रचलन माना जाता है, क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों के एक साथ दफनाए जाने की प्रथा मिली है, जिसमें युग्म समाधान का मतलब पता चलता है। और जो ये हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसमें 3 प्रकार की हमें समाधान के रूप मिले हैं। 3 रूप मिले समाधान 3 प्रकार से किए जाते थे। उनमें पहला है कलश समाधान, यानी आदमी को दाह संस्कार जो जलाने के बाद में उसकी अस्थियों को कलश में डाल के उनको विसर्जित किया जाता था, उसे कलश समाधान कहते हैं। तो ये कहाँ से मिला है? यह उनका पहला प्रकार है, जो हम ये बताया आपको कि हड़प्पा सभ्यता में ये पाया जाता था। और जो नेक्स्ट जो प्रथा थी, यानी 3 रूप थे समाधान के, उनमें जो नेक्स्ट जो दूसरा रूप है वह है पूर्ण समाधान, यानी पूरी तरह से उसको शव को दफना देना, जमीन में दफना देना।
जमीन में गड्ढा खोद के उसमें पूरे शव को दफना दिया जाता था, इसे पूर्ण समाधान कहते हैं। ठीक है। और जो नेक्स्ट तीसरी जो रूप मिला है वह था आंशिक समाधान। आंशिक समाधान जो कौन सी फारसी धर्म में किया जाता है, वर्तमान में जो फारसी धर्म में किया जाता है उनसे आंशिक समाधान कहते हैं। तो हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसमें समाधान के 3 प्रकार मिले हैं। कौन कौन से मिले हैं? कलश समाधान और पूर्ण समाधान और आंशिक समाधान। कलश समाधान में दाह संस्कार किया जाता था, व्यक्ति को जो शव को जला दिया जाता था और उसके जो अस्थियां थी उनको इसमें जो कलश में रखते उनको विसर्जित कर दिया जाता था किसी नदी में। और पूर्ण समाधान जिसमें व्यक्ति को जो मृत शरीर था उसको दफना दिया जाता था। और आंशिक समाधान जो फारसी धर्म में वर्तमान में किया जाता है उसे आंशिक समाधान कहते हैं। तो अब एक बार इसका रिविजन कर लेते हैं। हम देखते हैं नगर के 3 भाग थे। 3 भाग में कौन सा भाग? 3 भाग कौन से हैं? उनमें से जैसे पहला भाग है 2, इसमें 2 भाग होते थे, पश्चिमी और पूर्वी। उनमें से जो कहां से प्राप्त हुए? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से यह प्राप्त हुए हैं। और जो सबसे ज्यादा नवीनीकरण की साक्ष्य भी यहाँ से ही प्राप्त हुए। कहाँ से? हड़प्पा से। तो और जो नेक्स्ट जो भाग है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? समुद्रों से, जिसमें एक ही भाग था, और लोथल से यहाँ पे एक ही भाग मिला है। नेक्स्ट जो भाग है त्रिभाग, जहाँ पे 3 भाग बताए गए नगरीकरण के। उनमें जो पहला भाग है वह दुर्गीकृत, जो दुर्ग के अंदर रहते थे उस वह दुर्गीकृत भाग माना जाता है। और जो दुर्ग और अदुर्गीकृत के बीच में रहते थे उसे मध्य भाग माना जाता है। और नेक्स्ट जो अदुर्गीकृत है जहाँ पे सामान्य जनता रहती थी वह अदुर्गीकृत भाग माना जाता है। तो त्रिभाग में दुर्गीकृत, मध्य भाग और अदुर्गीकृत ये 3 भाग मिले हैं जो कहाँ से प्राप्त हुए? हमें धोलावीरा से प्राप्त हुए हैं। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो हमने देखा टॉपिक हुआ है था कृषि व्यवस्था। यहाँ पे कृषि व्यवस्था भी विकसित थी, जिसमें जुते हुए खेत के जो साक्ष्य मिले हैं वह हमें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? कालीबंगा जो हनुमानगढ़ जिले में है राजस्थान के, वहां से में जुते हुए खेत के अवशेष प्राप्त हुए हैं। और जो दोहरा जुता हुआ खेत भी हमें यहाँ से मिला है। और जो एक हल के फाल के साक्ष्य मिले हैं। और जो मिट्टी का एक हल मिला है वह हमें कालीबंगा से और बनावली से प्राप्त हुआ है। इसलिए यहाँ ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे कृषि व्यवस्था विकसित थी। और यहाँ पे जो फसल हमें प्राप्त हुई है उसमें चना और सरसों के साक्ष्य मिले हैं। और भी अन्य महत्वपूर्ण फसलें यहाँ से प्राप्त होती है, जिनमें है जैसे जले हुए भुने चावल के साक्ष्य जो कहाँ से प्राप्त है? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जले भुने चावल के कुछ अवशेष मिले। इससे यह पता लगता है कि यहाँ पे चावल की खेती पहले होती थी। सही है। और नेक्स्ट जो प्रमुख फसलें और भी है उनमें जैसे जौ, गेहूं, चना, सरसों, राई और कपास के भी हमें यहाँ से अवशेष प्राप्त हुए हैं। और कपास को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है। कपास को हड़प्पा सभ्यता का उद्गम स्थल माना जाता है, क्योंकि कपास का एक नाम और भी है, सिंधो नाम से भी कपास को जानते हैं। जो इसका सिंधो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे पे उगाई जाती थी, इसलिए इसका नाम सिंधोन पड़ा। और इसी नाम के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का उद्गम माना जाता है। नेक्स्ट जो हम देखते हैं, देखा हमने अभी यातायात के बारे में कि विदेशों से भी संपर्क थे या नहीं थे, संबंध थे या नहीं थे। इसके बारे में हमें यातायात से या आयात निर्यात से इसका पता चलता है। तो यहाँ से जो विदेशों से आयात निर्यात होता था उसका साक्ष्य में हम देखते हैं कि विदेशों से कौन सी वस्तुएं आयात की जाती थी और कौन सी वस्तुएं निर्यात की जाती थी। तो उनमें से आयात जो वस्तु का होता था उसमें सोना जो प्रमुख वस्तु है वह सबसे ज्यादा कर्नाटक कोलार से आता था, तो कोलार से आयात किया जाता था। और जो चांदी है यह ईरान और अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। जो बहुमूल्य वस्तुएं हैं वह सोना कर्नाटक से और चांदी जो अफगानिस्तान और ईरान से आयात की जाती थी और मध्य एशिया से भी आयात किए जाते थे। और जो तांबा है जो तांबे की वस्तुएं बनाई जाती थी, और तांबा खेतड़ी जो झुंझुनू और गणेश्वर ईरान से आयात की जाती थी। और जो नीलमणि जो बहुमूल्य जो पदार्थ होते थे, मतलब वस्तुएं होती थी, वह महाराष्ट्र से आयात की जाती थी। और जो वेदरियू नाम का कोई जो वस्तु थी वह बदख्शा अफगानिस्तान से आयात की जाती थी। हरितमणि नाम का जो बहुमूल्य रत्न जो होता था वह गुजरात से आयात
किया जाता था। और आयात के साथ साथ यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता से विदेशों में निर्यात भी किया जाता था। तो निर्यात में कौन कौन सी वस्तुएं थी वो हम देखते हैं। वह वस्तुएं वस्त्र और मिट्टी के बर्तन, जो मिट्टी के बर्तन होते थे वह भी विदेशों में निर्यात किए जाते थे। और श्रृंगार प्रसाधन के साथ जो सामग्री है, सजने संवरने की जो सामग्री है वह भी विदेशों में निर्यात की जाती थी। और जो मन के होते हैं वह भी आयात निर्यात किए जाते थे। अब इसके साथ साथ हम विदेशों से किन किन देशों से संपर्क थे उसके बारे में हम देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के किन किन देशों से संबंध थे। उसमें एक तो मेसोपोटामिया, ईरान, सुमेर जो बेबीलोन में स्थित है वहाँ से भी यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के संपर्क बताए गए, संबंध बताए गए हैं। और उर, आसमान, मिस्र और मध्य एशिया, इनसे भी सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध बताए गए हैं। मेसोपोटामिया जो है वहाँ पे एक साहित्य है जिसमें मेलुआ शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है। और यह मेलुआ शब्द किसके लिए? हड़प्पा के लिए प्रयोग किया गया है। यानी हड़प्पा को मेलुआ शब्द के रूप में बार बार इस जो मेसोपोटामिया है वहाँ के साहित्य में बार बार प्रयोग किया गया है। मेलुआ शब्द का संबंध हड़प्पा के जो एक दिलमुन बंदरगाह है उस बंदरगाह से भी बताया जाता है कि जो दिलमुन बंदरगाह है यह इसका संबंध मेलुआ से है। अब यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से जो मृतभांड मिले हैं, बर्तन मिले, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, उनके बारे में देखते हैं कौन कौन से किस प्रकार के किस रंग के मिले हैं। उनमें है जो मृतभांड मिले हैं वह लाल रंग के मृतभांड मिले। किस रंग के? लाल रंग के मृतभांड मिले हैं। और जो उन पे चित्र बने हुए थे वह ज्यामितीय चित्र बने हुए थे। किस प्रकार के? ज्यामितीय आकार के चित्र बने हुए थे। और जो गुजरात में जो लोथल स्थल है वहां से भी चालाक लोमड़ी की कहानी के भी चित्र मिले। वहाँ जो लोथल है वहाँ खुदाई में कुछ मोहरें मिली है, उन मोहरों से चालाक लोमड़ी की कहानी का चित्र भी हमें प्राप्त हुआ है। और जो मोहनजोदड़ो है यहाँ से नाव तथा तराजू के चित्र के मर्तभांड भी मिले हैं। यानी वहाँ के बर्तनों पे तराजू और नाव के चित्र मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि मोहनजोदड़ो से भी आयात निर्यात किया जाता था। अब हमने मर्तभांड देख लिए। अब देखते हैं यहाँ पे जो समाधान जो क्रिया थी वह कौन कौन से प्रकार से होती थी, समाधान किस प्रकार के होते थे। कि जो वहाँ पे खुदाई में जो कंकाल मिले हैं उनके आधार पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी व्यवस्था है वो उपलब्ध थी। तो यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता में जो मानव कंकाल खुदाई में मिले वहाँ पे सिर का जो मनुष्य का सिर है कंकाल का वह उत्तर की तरफ होता था और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण की तरफ होते थे। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा जो है स्थल वहाँ पे सिर दक्षिण की तरफ होता था और पैर उत्तर की तरफ होते थे। और जो लोथल है, लोथल जो स्थल है वहाँ पे सिर पूर्व की तरफ होता था और पैर पश्चिम की तरफ होता था। यानी सावधान पूर्व पश्चिम की तरफ उसको शव को दफनाया जाता था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो उत्तर और दक्षिण की तरफ, जो उत्तर की तरफ सिर होता था और दक्षिण की तरफ पैर होते थे, उसको आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। किस संस्कृति के नाम से? आर्य संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। और यह हड़प्पा सभ्यता है, इसमें दो प्रकार की प्रथाएं प्रचलित थी। कौन कौन सी? उसमें एक तो शव को जला दिया जाता था और एक में जो प्रथा थी उसमें शव को पूर्णतः दफना दिया जाता था मिट्टी के अंदर। ठीक है। और जो हड़प्पा है, हड़प्पा स्थल है, वहां से केवल शव को दफनाने की प्रथा प्रचलित थी, शव को जलाया नहीं जाता था। ठीक है। और जो लोथल बंदरगाह है या लोथल जो स्थल है वहां पे हमें युग्म समाधान के अवशेष भी मिले हैं। यानी एक के साथ एक व्यक्ति का भी दो नर कंकाल एक साथ दफनाए गए, ऐसा मिला है कि यहाँ पे सत्य प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है। और देखते हैं समाधान की। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता में 3 रूप बताए गए। 3 रूपों में समाधान होता था। तो उनमें जो पहला रूप है वह कलश समाधान। कलश समाधान जिसमें मुर्दे को जला दिया जाता था और उसकी जो अस्थियां होती थी उनको कलश में डाल के किसी नदी में या किसी पवित्र स्थान पे बहा दिया जाता था। उसको कौन सा? कलश समाधान कहते हैं। और जो नेक्स्ट जो समाधान की रूप था वह था पूर्ण समाधान। पूर्ण समाधान में
सबको मिट्टी में जो गड्ढा खोद के उसमें दफना दिया जाता था, उसे पूर्ण समाधान कहते हैं। और एक जो तीसरा रूप मिला है वो है आंशिक समाधान। आंशिक समाधान यानी इसमें जो फारस में वर्तमान में फारसी धर्म में जो अपनाई जाती है वह आंशिक समाधान माना जाता है। तो हमने देखा कि नगरीय व्यवस्था देख ली, कृषि व्यवस्था देख ली और फसल के बारे में देखा। और अब नेक्स्ट देखते हैं आगे कुछ और विशेषताओं के बारे में, धार्मिक, सामाजिक और अर्थव्यवस्था के बारे में देखते हैं।